हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास की हिंदी की दूसरी पुस्तक आरंभ करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है कृतिका। आज हम कृतिका का पहला पाठ आरंभ करेंगे और उस पाठ का नाम है माता का अंचल। आज हम इसका पहला भाग शुरू करेंगे। ये जो माता का अंचल पाठ है, ये लेखक शिव पूजन सहाय ने लिखा है और ये इन्हीं के एक उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इनका एक आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास जिसमें किसी रीजन विशेष का, रीजनल जिसको बोलते हैं, आंचलिक मतलब रीजनल नॉवल है, उसी में से एक हिस्सा लिया गया है माता के अंचल नाम से। इस उपन्यास में लेखक ने ग्रामीण जनता का वर्णन किया है, गांव के जीवन का वर्णन गांव की ही भाषा में किया है। देहाती दुनिया का अंश होने के कारण माता का अंचल जो पाठ है उसमें भी स्वाभाविक रूप से ग्रामीण जीवन अपने आप ही आ गया है। इस पाठ में लेखक ने गांव के बच्चों के खेलों, उनके माँ की उनके प्रति ममता, पिता का प्यार, इन सब का वर्णन किया है। अतः ग्रामीण परिवेश भी इस पाठ में अपने को दिखाई देगा। इस उपन्यास की रचना हुई थी 1926 में, यानी कि ये 90 साल से भी पुराना उपन्यास है और उसमें से हमको यहाँ पर एक पाठ डाला गया है। और ये इतनी पुरानी बात है कि उस समय शहर भी आज की तरह विकसित नहीं थे और गांव तो बहुत ही पिछड़े हुए थे। गांव के रास्ते कच्चे थे, कोई साधन आने जाने के नहीं हुआ करते थे, खेती भी बहुत पुराने ढंग से होती थी, खाना पीना कपड़े सब बड़े पुराने तरीके के थे। बच्चों के खेल भी कैसे हुआ करते थे, दुकान सजाना, शादी ब्याह करना, बारात में जाना, दूसरों को चिढ़ाना, इस तरह के बच्चों के खेल हुआ करते थे। बच्चे नंग धड़ंग ही गाँव में निसंकोच घूमा करते थे। उस समय का गांव का जीवन बड़ा ही स्वाभाविक हुआ करता था, उसमें आज जैसा दिखावा नहीं होता था। और वैसे भी ये दिखावा, ये बनावटीपन, ये तो शहरों की विशेषता है। हमारे इस पाठ में तो हम गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं। गांव का जीवन जो है वो बड़ा ही सहज होता है और गांव के जीवन को वर्णन करते समय लेखक ने यहाँ पर शब्द भी आंचलिक भाषा के प्रयोग में किए हैं, मतलब रीजनल लैंग्वेज, आंचलिक भाषा के यहाँ पे प्रयोग किया है। तो ये पाठ जो है वो बहुत सुंदर पाठ है। नाम से ही आपको पता चल रहा है माता का अंचल। शायद किसी बच्चे के लिए ये दुनिया के किसी सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान से कम नहीं है। यहाँ पर बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उसके लिए धरती पर स्वर्ग जैसा सुख देने वाला होता है उसकी माँ का आंचल। शिव पूजन सहाय ने यहाँ अपने ही बचपन का वर्णन किया है। लेखक के रूप में इनका नाम है शिव पूजन सहाय और वैसे इनका बचपन में जो नाम हुआ करता था वो होता था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अब ये तारकेश्वर नाथ भी इसमें कहीं नहीं आएगा। यहाँ पर भले ही इनका नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन इनके पिता बड़े प्यार से इन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अब क्यों पुकारते थे इसका भी जिक्र पाठ में आएगा। चलिए अब हम पाठ आरंभ करते हैं। पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जगह जगह पर छोटी छोटी 2-2, 3-3 लाइनों की तुकबंदियाँ आएंगी। तुकबंदियाँ होती हैं छोटी छोटी पोयम जैसी, जो बच्चे अक्सर खेलते समय गुनगुना लिया करते हैं या किसी को कहने के लिए छोटी छोटी लाइनें बोल दिया करते हैं। अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि जहाँ लड़कों का संग होता है, जहाँ बच्चे होते हैं, वहाँ हमेशा मृदंग बजता रहता है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, ढोलक जैसा। तो जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ तो मृदंग बजता है, और जहाँ बूढ़ों का संग होगा वहाँ तो खर्चे का भी तंग होगा, अर्थात वो तो खर्चा करने से भी मना करेंगे। यहाँ एक छोटी सी तुकबंदी से इस पाठ का आरंभ किया है लेखक शिव पूजन सहाय ने। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये अपने बारे में बता रहे हैं और अपने पिता का वर्णन करते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के का अर्थ होता है सुबह, बहुत जल्दी, हमारे पिता सुबह ही उठ कर के निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाया करते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है सदा साथ रहना। लेखक कहते हैं मेरे पिताजी सुबह बहुत जल्दी उठते थे और नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करते थे। हम बचपन से ही उनके साथ रहा करते थे, हमेशा अपने पिता के साथ रहते थे। और बच्चे का जो शिव पूजन सहाय जब बच्चे थे, जो उस समय का वर्णन कर रहे हैं, उनका अपनी माँ से सिर्फ कितना सा नाता था, दूध पीने तक का
नाता था। जब ये बहुत छोटे थे तभी से अपने पिता के साथ रहते थे और अपनी माँ के पास सिर्फ ये तब जाते थे जब उन्हें अपनी माँ का दूध पीना होता था। तो अपनी माँ से उनका इतना सा संबंध था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। जहाँ पिता सोते थे वहीं पर सोते थे। बाहर की बैठक मतलब पुराने जो घर होते थे उसमें पुरुषों के लिए आगे की तरफ एक कमरा हुआ करता था, जहाँ तक पुरुष रहते थे और उसके अंदर का हिस्सा महिलाओं का हुआ करता था। तो कहते हैं कि मैं मेरे पिता के साथ में बाहर की बैठक में ही सोया करता था और वो अपने साथ ही हमें उठा लिया करते थे, अपने साथ ही नहलाते थे और अपने साथ ही पूजा करने के लिए हमें बिठा लिया करते थे। हम भभूत का तिलक लगाने, अब भभूत क्या होता है? भभूत होता है जो हवन आदि करने के बाद जला हुआ जो लास्ट में बचता है, जो राख बचती है, क्योंकि वो एक पूजा पाठ के कारण से बची हुई राख होती है तो उसे सम्मान के लिए भभूत कहा जाता है। तो ये अपने पिता के साथ ही पूजा करने बैठ जाते थे और जब इनके पिता पूजा करने लगते थे तब लेखक क्या करते थे, ये भभूत का तिलक लगाने के लिए दिक करने लगते थे। दिक करना होता है जिद करना। ये अपने पिता से जिद किया करते थे कि मुझे भी भभूत का तिलक लगाना है। बार बार इनके पिता रोकते, ये फिर भी जिद करते रहते, तो उनके पूजा पाठ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता था, विघ्न आता था। तो कभी तो वो कुछ हंसकर, कभी कुछ झुंझलाकर और कभी कभी डांट कर हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर दिया करते थे। चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लीलार का अर्थ होता है माथा। लेखक कहते हैं मेरा माथा बहुत ही चौड़ा था और उसमें ये त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड क्या होता है? एक प्रकार का तिलक होता है जिसमें क्या होता है, तीनों उंगली एक साथ भभूत में भभूत लगाकर और उनसे इस प्रकार का माथे पर एक तिलक लगा देते हैं कि उसमें आड़ी 3 रेखाएं बन जाती हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी जचती थी। मेरे चौड़े माथे पर वो भभूत की आड़ी 3 रेखाएं बहुत अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। लेखक के सिर पर बड़े बड़े बाल थे, जैसे मुंडन से पहले बच्चों के होते हैं, तो बड़े बड़े बाल थे और माथे पर 3 आड़ी रेखाएं भभूत की हो जाया करती थी। तो कहते हैं लेखक कि भभूत रमाने से यानी भभूत लगाने से मैं खासा बम्बोला दिखाई देता था, यानी शिव जी जैसा दिखाई देता था। और पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को कहते थे मैया। लेखक कहते हैं कि मेरा बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन भभूत लगाने से मैं एक बम्बोला बन जाता था, शिवजी जैसा दिखाई देता था, तो मेरे पिताजी मुझे प्यार से भोलानाथ कहते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम भी उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे और जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और तब वह भी मुस्कुरा पढ़ते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण पाठ करते तो लेखक के माथे पर भभूत लगी होती थी। वो उसे देखने के लिए शीशा लेकर के, आईना मतलब दर्पण, शीशा लेकर उसमें अपनी शक्ल देखा करते थे और जैसे ही पिताजी का ध्यान उन पर जाता और उन्हें पता चलता कि पिताजी मुझे देख रहे हैं, वो शर्माकर शीशा नीचे रख दिया करते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम नाम लिखते थे। ये पिताजी की दिनचर्या बता रहे हैं कि पूजा पाठ करते, फिर रामायण पाठ करते और फिर उसके बाद वो राम राम लिखा करते थे और उन्होंने अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी में बांध दिया करते थे। वो क्या करते थे, उनके पास एक कॉपी रखते थे जिसे वो राम नामा बही कहते थे। उसमें जब 1000 बार राम का नाम लिख दिया करते थे तो वो उसे अपने पाठ करने की पोथी मतलब वही पुस्तक, उसके साथ में ही बांध कर रख देते थे। तो यहाँ तक बाबूजी की दिनचर्या पता चल रही है। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। तो पहले तो वो पूजा पाठ करते थे, फिर उसके बाद रामायण का पाठ करते थे, फिर वो राम का नाम लिखते थे 1000 बार, 1000 बार राम का नाम लिखना और उसको फिर पूजा की पोथी के साथ में बांध देना। फिर वो बैठ कर के छोटी छोटी कागज़ के टुकड़ों पर, पर्चियों पर 500 बार राम का नाम लिखते थे और 500 ही आटे की गोलियां बनाते थे और उन गोलियों को उस कागज़ में लपेटकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे।
उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। लेखक वहाँ भी अपने पिता के साथ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोली फेंककर मछलियों को खिलाते थे, तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे ही हंसा करते थे। जब अचानक से मछलियाँ खूब सारी आती थी तो लेखक को हंसी आती थी। जब वह मछलियों को चारा देकर घर लौटते थे, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जो पेड़ बहुत ऊंचे नहीं होते थे, जिनकी डालियाँ बहुत नीचे नीचे हुआ करती थी, उन पर बाबूजी लेखक को बिठाते थे और झूला झुलाया करते थे। ये बहुत अच्छा पाठ है। आप इसे पढ़कर कहीं ना कहीं अपने बचपन को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और काल्पनिक, अगर बचपन ऐसा नहीं भी रहा है तो कल्पनाओं के जरिए हम एक बचपन किस तरह का लेखक का रहा होगा उसे सोच सकते हैं, देख सकते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। लेखक कहते हैं कि बाबूजी जो थे वो लेखक के साथ जब ये छोटे थे तब कुश्ती भी लड़ते थे। और जैसा कि आप लोग भी देखते हो कि जब हम किसी छोटे बच्चे से कुश्ती लड़ने का या इस तरह का नाटक करते हैं तो हम उसके आगे अपने आप को कमज़ोर साबित करते हैं और बच्चे को बढ़ावा मिलता है कि मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। तो ठीक ऐसा ही होता था कि जो पिताजी थे, जो बाबूजी थे, वो लेखक से अपने आप को हरा लिया करते थे। लेखक से वो पिछड़ जाया करते थे और वह उतान पड़ जाते थे तो हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। लेखक कहते हैं कि जब पिताजी के ऊपर मैं चढ़ जाता था तब वो उतान पड़ जाते थे। उतान का अर्थ होता है पीठ के बल। वो पीठ के बल नीचे गिर जाते थे और मैं उनकी छाती पर चढ़ बैठता था और मैं उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम फिर झुंझलाकर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जो घर के बड़े होते हैं वो छोटों के साथ खेलते हैं। कुश्ती का खेल खेलेंगे, उनके आगे हार मान जाएंगे, वो गिर जाएंगे, बच्चे उनके ऊपर सवार हो जाते हैं। तो वही सब लेखक बता रहे हैं कि जब मैं उनकी मूछें उखाड़ने लगता था तब वो मेरे हाथों को चूम लिया करते थे और फिर कहते थे कि मुझे खट्टा और मीठा चुम्मा दो, यानी कि वो बच्चे के गाल चूमा करते थे। तो पहले वो दायां गाल आगे करता था तो वहाँ वो एक बार चूम लेते थे और फिर दूसरे गाल पर चूमते समय प्यार से अपने दाढ़ी या मूछ उसके गाल में चुभो दिया करते थे। लेखक को फिर से गुस्सा आ जाता था और लेखक फिर से उनकी मूछ नोचने लग जाता था। इस पर वो बनावटी रोने लगते थे। और जब देखिए छोटे बच्चे के साथ जब इस तरह से करते हैं और छोटा बच्चा हमें मारे तो हम उसके आगे रोने का नाटक भी करते हैं, तो वो बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसा करते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने साथ हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। ये चौके पर खाने बैठना मतलब भोजन करने के लिए बैठना। जब घर आते थे तो अपने पिता के साथ ही भोजन करते थे। और पिताजी क्या करते थे, पिताजी एक फूल के कटोरे में, फूल का कटोरा होता है कांसे का कटोरा, एक धातु का नाम है, उसमें गोरस और भात सानकर, गोरस बोलते हैं यहाँ पर दही को, तो दही और भात होता है पका हुआ चावल, जो चावल और दही थे वो सान कर यानी मिक्स करके वो लेखक को खिलाया करते थे। और जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर जाना मतलब जब बच्चा बहुत ज़्यादा खा लेता है ना तो अपने आप को बहुत पसार कर लिटा देता है कि मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ, जब हमारा पेट भर जाता है। तो कहते हैं जब हम खाकर अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वो बाबूजी से कहती थी, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को तो भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठौर। माँ तो माँ होती है, माँ को ये तसल्ली होती ही नहीं है कि बच्चे का पेट भर गया होगा। तो लेखक कहते हैं पिता के साथ खाना खाने के बाद जब मैं भरपेट होने के कारण अफर जाता था यानी लेट जाता था, तब माँ कहती थी कि थोड़ा और खा लो
और पिताजी से कहते थे कि आप तो थोड़ा थोड़ा इसके मुंह में डालते हो, बच्चे को लगता है मैं बहुत खा गया हूँ, आपको खिलाने का तरीका नहीं आता, बच्चे को तो उसका मुंह भर जाए उतना खाना एक बार में उसके मुंह में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब खाएगा बड़े बड़े कौर, जब ये बड़े बड़े निवाले खाएगा तब पाएगा दुनिया में ठौर, ठौर मतलब स्थान, तभी तो ये दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द। माँ कहती थी कि देखो मैं खिलाती हूँ, ये मर्द पुरुष क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ। वो कहते हैं वैसे भी बच्चे का पेट माँ के हाथ से खाने पर ही भरता है। अब माँ के खिलाने का तरीका देखिए। वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती थी। क्या करती थी? दही भात सानकर थाली के अंदर एक जैसा कर लेती थी और थोड़ा जितना बच्चे के मुंह में जाता है उतना अपने हाथ में लेकर कहती कि देखो ये मोर है और ये उड़ रहा है, जल्दी से खा जाओ वरना उड़ जाएगा। इसी प्रकार से फिर एक और कौर उठाती और कहती ये तोता है जो उड़ा जा रहा है, इसे खा जाओ वरना उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से माँ अलग अलग पक्षियों के नाम बनाकर कौर बना देती और खिलाती जाती और कहती खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा लेते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। मतलब लेखक कहते हैं मैं उन्हें ऐसा कहते से ही खा लिया करता था। जब हम बनावटी सभी चिड़ियों को चट कर जाते, मतलब जब वो सारा खाना खा चुके होते थे, तब बाबूजी कहते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। यानी कि देखिए बाबूजी के साथ बच्चा खा चुका है पर फिर भी माँ उसे और खिला देती है। यानी कि माँ बच्चे को खिलाना जानती है। और जब वो उनका पेट भर चुका होता था तब उनके बाबूजी कहते थे कि अब तुम राजा हो, यानी अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पेट भर चुका है तो अब तुम जाकर खेलो। बस हम उठकर उछल कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग ही बाहर गली में निकल जाते थे। बिना कपड़े पहने ही जैसे हैं वैसे ही उठकर गली में चले जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। लेखक जो हैं वो अपने पिता के साथ नहाते थे और माँ जो बच्चे को नहलाती है वो बिल्कुल विशेष होता है। तो सुबह ये बच्चा माँ के पिता के साथ नहा चुका होता था। इनके बाल बहुत बड़े बड़े थे। सुबह तो माँ अपने घर के काम में व्यस्त रहती थी और उसके बाद जब माँ लेखक को पकड़ लेती थी तब वो लेखक कितना भी छटपटाएं पर वो एक चुल्लू कड़वा तेल, यानी कि एक हथेली में जितना आ जाए इतना तेल, कड़वा तेल, सरसों का तेल, वो हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते थे। बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, वो माँ को डांटने लगते थे पर वो हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बोत कर मतलब लगाकर, मालिश करके, कि हमारे पिताजी माँ पर डांट लगाना शुरू कर देते थे कि क्यों हंसते खेलते बच्चे को रुला रही हो, लेकिन माँ उनसे कुछ ना कहती। मैं कितना भी रोता, बाबूजी कितना भी डांटते, पर माँ हमारे सिर में तेल की मालिश करके और हमें उबट कर ही छोड़ती थी, हमारे शरीर पर मालिश करके ही हमें छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाती थी। नाभि जो पेट में नेवल नाभि, ठीक है ना, तो वो नाभि और लिलार में, लिलार का मतलब ललाट, नाभि और ललाट में काजल की बिंदी लगाती, लेखक की चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। रिबन का उसमें एक फूल बांधा करती थी और लेखक को कुर्ता टोपी पहना दिया करती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। खासे कन्हैया मतलब अच्छे खासे कन्हैया लगने लगते थे और लेखक का इस बीच में रोना जारी रहता है और वो बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही इनको कौन मिलता? हमारी बाट जो होने वाला, यानी हमारा इंतजार करने वाला बालकों का झुंड मिल जाता था। तब हम खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतरकर अपने हमजोलियों के साथ दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं करते थे, तरह तरह के नाटक किया करते थे। चबूतरे का एक कोना ही हमारा नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी सी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। रंगमंच मतलब स्टेज बन जाया करती थी। उस पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उस चौकी पर सरकंडे खड़े कर देते थे और उसके ऊपर एक कागज़ लगा दिया करते थे। तो चंदोवा का अर्थ होता है तंबू जैसा, टेंट जैसा।
तो उसके ऊपर हम एक तंबू लगा दिया करते थे कि ये छाया हो गई है, और उसके नीचे मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू होते, पत्तों की पूरी कचौरी होती, गीली मिट्टी की जलेबियां होती, फूटे हुए घड़े के टुकड़ों से बताशे और मिठाइयाँ सजाई जाती। देखिए अब मिठाई की दुकान लगाई है और मिठाइयाँ देखिए कहाँ से आ रही हैं। चिलम चिलम एक तंबाकू वगैरह पीने के लिए गांव में काम में लिया जाता है। चिलम वो मिट्टी का बना हुआ होता है। तो चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में, चिलम का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो टूटी हुई चिलम होती है उसका ऊपर का हिस्सा है, उसके ऊपर पहले कपड़ा बिछा दिया करते थे छोटा सा। फिर मिट्टी के छोटे छोटे ढेले लेकर आते और कहते कि ये लड्डू हैं। पत्तों की पूड़ी कचौड़ी बना लिया करते और गीली मिट्टी से जलेबियां बनाते थे। और जो घड़े के टुकड़े होते थे जिसे हम ठीकरा भी कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से पताशे और मिठाइयाँ बना लेते थे। ठीकरे के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। ऐसे ही मटकी के उन्हीं टुकड़ों के हम बटखरे यानी कि छोटे सिक्के, जो इनकी कीमत कम मनाई जाती है, ये कम मानी जाती है। यहाँ पर बटखरे का मतलब बाट भी होता है कि हम ठीकरों से ही बाट बना लिया करते थे तोलने के लिए। और जस्ते के जो उनको छोटे टुकड़े, कुछ भी मेटल अगर मिलता था गांव में कहीं भी मिल जाता था, उसके वो पैसे बना लिया करते थे। अब यहाँ पर खरीदार कौन होता था? तो लेखक कहते हैं हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार हुआ करते थे। और बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लिया करते थे। कहते हैं कि हम ही तो दुकानदार होते थे और हम ही खरीदार होते थे। हमारे बाबूजी भी वहाँ आते थे और 2-4 गोरखपुरी ये पैसे खरीद लेते थे, यानी कि जो हमारे नकली के पैसे होते थे वो हमसे लिया करते थे ताकि वो भी मिठाई खरीद सकें। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान हम बढ़ा देते थे, फिर हम उसको बंद कर देते थे और घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बन जाया करती थी। घरौंदा यानी घर बनाते थे। कैसे बनाते थे कि धूल से तो मेड़ बनाते थे यानी दीवार बनाते थे, और तिनकों का छप्पर बना दिया करते थे। जो दातुन कर कर के लोग फेंक देते थे, उन दातुन के खंबे बन जाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। माचिस की डिब्बियों को फाड़ फाड़ कर उनके दरवाजे बनाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बनती थी। मुहड़ा मतलब मुंह, जो घड़े का मुंह, टूटे हुए मटकों का जो ऊपर का मुंह होता है, उससे चूल्हा चक्की बनाते थे। दिए को कहते थे कि ये कढ़ाई है। और लेखक दौड़कर बाबूजी के वहाँ पे, जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे, वहाँ से पूजा वाली आचमनी उठा लाया करता था। आचमनी होती है छोटी सी चम्मच जिससे आचमन करते हैं, वो उठा लाते थे। पानी का घी बना लिया करते थे। धूल का आटा होता था और बालू रेत की चीनी होती थी। तो इस प्रकार से मिठाई हो गई है, खाना हो गया है, और लेखक के सभी साथी क्या करने बैठते? ज्योनार करने लगते थे। ज्योनार मतलब भोजन, जीमन जिसको बोलते हैं, एक तरीके से पंगत में बैठ करके जो खाना खाते हैं ना, उसे ज्योनार कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ज्योनार करने लगते थे, आपस में खाना खाने लगते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती, यानी बैठते भी हम ही लोग थे और खिलाते भी हम ही लोग थे। और जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में यानी पंगत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको देखते ही हम लोग हंसकर और अपना घरौंदा बिगाड़ कर वहाँ से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, कि आज तो तुमने खिला दिया है, फिर और कब हमें भोजन मिलेगा। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे, यानी कि एक बारात का नाटक करके भी खेला करते थे। और इस समय क्या करते थे? कनस्तर का तंबूरा बजता था, कोई भी फूटा हुआ पीपा उठा लेते थे, उसी से वो बजाया करते थे। और अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। अमोला होता है आम का छोटा पौधा, उसी से, उसमें जो गुठली होती है वहीं से वो गुठली निकाल लेते थे, उसे घिस करके और उसमें जब फूंक मारते थे तो आवाज़ निकलती थी, तो उसकी शहनाई बजा लेते थे। कोई टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बना लिया करते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ते थे। घोड़े की जगह यहाँ पर बच्चे किस पे चढ़ते थे? बकरे पर। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लग जाया करती थी। चबूतरे के आसपास ही खेल हुआ करते थे। और वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात
लौट आती थी। कहते हैं कि चबूतरे के दूसरे कोने में जाती थी और वहाँ पर लकड़ी की छोटी छोटी चौकियाँ रखी रहती थी, गोबर से लिपी हुई बढ़िया जगह बनी रहती थी। आम केले की टहनियों से हम उस जगह को सजा दिया करते थे, जैसे तो ये लड़की वालों का घर है और यहाँ विवाह होगा। और ये वो जगह थी जहाँ पर आंगन में कुल्हिए का कलसा, मिट्टी का कलसा रखा रहता था, कलश रखा रहता था। वहाँ पहुंचकर बारात लौट आती थी और लौटते समय वो लोग क्या करते थे, खटोली पर लाल ओहार डालकर, खटोली बोलते हैं छोटी चारपाई को, उसके ऊपर लाल रंग का पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया करते थे। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुंह निरखते थे, त्यों ही हम हंसकर भाग जाया करते थे। चूहेदानी की पालकी बनाते थे, उसे चारपाई पर रख देते थे, उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया करते थे और बाबूजी आकर धीरे से उस पर्दे को उघाड़कर, चूहेदानी के ऊपर ढके हुए कपड़े को उघाड़कर ये दिखाते कि मैं तुम्हारी दुल्हन का मुंह देख रहा हूँ, देखें कैसी दुल्हन लाया है भोलानाथ। और जैसे ही बाबूजी ऐसा करते तो हम लोग वहाँ से हंसकर भाग जाया करते थे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग इकट्ठे हो जाते थे, लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती, यानी कि सलाह होती और खेलने का जुगाड़ होता। और क्या सलाह करते थे कि खेती करते हैं, चलो खेती का खेल खेलते हैं। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। घिरनी का अर्थ क्या होता है? घिरनी का अर्थ होता है आप कह सकते हैं पुली, छोटी सी चक्री जिसके ऊपर से होकर रस्सी घूमती है। तो कहते हैं कि चबूतरे के एक कोने पर हम लोग घिरनी गाड़ देते थे और उसके नीचे की जो गली थी वो कुआं बन जाती थी, यानी कि जो चबूतरा ऊंचाई पर है वो तो क्या बन जाता था, कुएं का ऊपरी हिस्सा बन जाता था। वहाँ पर एक गिरारी लगा लेते थे, एक चक्री लगा लेते थे, उसके ऊपर से एक रस्सी नीचे आया करती थी और चबूतरे की हाइट से जो नीचे गली थी वो कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर, चुक्कड़ मिट्टी का दिए जैसा बांधकर गरारी पर चढ़ा दिया करते थे। गरारी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक घिरनी चक्री, उस पर हम चढ़ा दिया करते थे और दो लड़कों को बैल बनाते थे और वो बैल बनकर उस मोट को खींचते थे, उस रस्सी को खींचा करते थे। चबूतरा खेत बन जाता था, यानी कि गली में से नीचे से उस कुल्हिए से रस्सी बांध करके पानी खींचने का नाटक किया जाता था। चबूतरे पर खेती होती थी। कंकर बीज बन जाया करते थे और जो ठेंगा, ठेंगा यानी कि हमारा जो अंगूठा होता था वो हमारा हल बन जाता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए जाते, पटाए जाते यानी उनकी मिट्टी को सीधा किया जाता था और हमारी फसल भी तुरंत तैयार हो जाती थी। फसल तैयार होने में देर ना लगती और हम हमारी फसल को हाथों हाथ ही काट लिया करते थे। और काटते समय क्या कहते थे, देखिए छोटी छोटी तुकबंदियाँ हैं, गांव में लोग बच्चे सुनते थे कि खेतों में जब लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। तो जब वो अपने इस नाटक में जो कंकर के बीज उगाकर खेती करते थे उसको जब काटते थे तो वो क्या गाते थे, ऊंच नीच में भई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यानी कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा है, हमने हमारी क्यारी को बोया है और जो भी उपजा है वो हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे हम पैरों से रोंदते थे, कसौरे का सूप बनाकर ओसाते थे। कसौरे का सूप बनाकर यानी कि सूप बोलते हैं एक तरीके से फटकने के लिए जो काम में आता है, एक ऐसा बर्तन नहीं कह सकते हैं, घास से बनता है, उसको सूप कहा जाता है, जिसमें कि अनाज को डाल लिया जाता है और जब उसे फटकते हैं, झटकते हैं तो अनाज से जो छिलके लगे रहते हैं वो दूर उड़ जाते हैं। तो ऐसे ही क्या करते थे, ये अपने घर से एक मिट्टी का कसोरा ले आते थे। कसोरा होता है बहुत कम गहरा एक कटोरा, और उसको सूप बना लिया करते थे। मिट्टी के दिए की तराजू बनाते थे और उसी पर तौलकर राशि तैयार करते थे, यानी कि वो गेहूँ बेचा करते थे और सूप बनाकर ओसाते थे मतलब उसको फटकार कर उससे भूसा अलग करते थे। इसी बीच में बाबूजी आ जाते थे और पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती होती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर करते थे कि बटोही यानी यात्री भी कुछ देर तक ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखा करते थे। अब मैं आपसे बात करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स की। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आज नहीं करने हैं। हम एक तो बात करते हैं सेकंड नंबर या क्वेश्चन की, कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलने कूदने और शरारत आदि करने में बड़ा आनंद प्राप्त करता था और जब वो अपने साथियों को देखता था तो उसका मन उनके साथ में मस्ती करने को मचलने
लगता था। इसीलिए जब वो अपने साथियों को देखता तो रोना सिसकना भूलकर बालकों की मंडली में शामिल हो जाता था। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। हम आगे भी इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जगह जगह पर छोटी छोटी कविताएं बच्चे बोलते हैं। यदि आपको अपने खेलों से जुड़ी कोई तुकबंदी याद आ रही हो तो लिखिए। जब आप खेलते हों और कोई चीज़ गाते हों, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो अपने बचपन का, तो ये आपको खुद को याद करके लिखना है, जिसकी बात हम लाइव में करेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। मतलब भोलानाथ किस प्रकार के खेल खेलता था, उसके खेलने के क्या क्या सामान हुआ करते थे, और आपके खेल और आपके खेलने के सामान किस प्रकार से अलग अलग हैं। तो देखो, भोलानाथ तो गांव का रहने वाला था। उनके खेल कैसे होते थे, गांव के वातावरण से जुड़े हुए होते थे। वो घर की टूटी फूटी बेकार वस्तुओं से खेल लेते थे, मिट्टी के ढेलों से खेलते थे, घास फूस फटे पुराने कपड़े आदि से खेला करते थे। इसके अलावा वो खेलते खेलते छोटी छोटी तुकबंदियाँ गाते थे, आते जाते लोगों को चिढ़ाया करते थे, ये हम आगे पढ़ेंगे। हलवाई की दुकान सजाते थे, बारात निकालते थे, खेती करते थे। इस प्रकार के खेल वो खेला करते थे। अब अगर हम बात करें आज के, तो आज हमारे खेल और खेलों का सामान बिल्कुल बदल चुका है। आज क्या है, ज़्यादातर खेल जो हैं वो बैटरी आदि से चलने वाले होते हैं, रिमोट से चलने वाले होते हैं, और ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं। आज बच्चों का सबसे प्यारा गेम है कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना। तो लेकिन भोलानाथ के समय में ऐसे कोई खेल नहीं होते थे। तो भोलानाथ जो है वो तो गली में नंग धड़ंग घूमकर अपने साथियों के साथ खेला करता था। आज के लिए आपको 3 प्रश्न करने हैं, और पाठ से जुड़े हुए कुछ आंतरिक प्रश्न भी अगर होंगे तो वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी। थैंक यू।